असर्शन रीजन टाइप के या स्टेटमेंट टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसकी जो सीरीज चल रही है उसमें एक केस और ऐड करने जा रहा हूँ, मतलब एक आर्टिकल और ऐड कर रहा हूँ और उस पे बेस्ड 4 क्वेश्चंस में इस तरीके से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि फिर एक बार आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं बिल्कुल इससे संबंधित। लेकिन जल्दी से जरा रिव्यू कर लें वो इस बात पे कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें बेसिकली होता क्या है, क्या प्रॉब्लम आती है। कि देखें, असर्शन पढ़िए, रीजन पढ़िए, इसमें 2 स्टेटमेंट होंगे। अब इन स्टेटमेंट्स को अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको चेक करना होता है ये सही है या गलत। सबसे पहले अगर मान लें ये सही या गलत निकल गए, एक सही एक गलत या एक गलत एक सही, तो फिर प्रॉब्लम नहीं आती है, फिर तो सी और डी में कोई एक ऑप्शन हो गया क्लियर। अब देखें इसमें एक ट्रू है, एक फॉल्स है, एक फॉल्स है, एक ट्रू है। लेकिन प्रॉब्लम तो तब आती है जब दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाए। हाँ, और दिक्कत यही है, अगर बाई चांस दोनों स्टेटमेंट सही हो गए तो परेशानी का सबब या परेशानी का विषय बन जाता है स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, वो क्या विषय है? वो एक सिंपल सी बात वो ये है कि अगर मान ले दोनों स्टेटमेंट सही हो गए तो उनको ये एक्सप्लेन करने में दिक्कत आती है कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो पहले से संबंधित होते हुए उसे एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं, उसे एक्सप्लेन कर रहा है, ये रीज़न जो है ये दूसरा स्टेटमेंट उसे एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं, किसे? पहले को, असर्शन को। ये सबसे बड़ी दिक्कत का विषय होता है। अच्छा, अब ये दिक्कत का विषय क्यों है? बड़ी सिंपल सी बात है, समझने वाली बात है कि अगर दोनों स्टेटमेंट सही हो गए, ये आपने मान लिया, मान नहीं लिया, आपने जान लिया, अगर दोनों स्टेटमेंट सही हो गए तो एक्सप्लेन कैसे करेगा, ये कैसे पता लगाएं? जानते हैं, इसके लिए एक एक्स्ट्रा एबिलिटी आप में होनी चाहिए, एग्जामिनर ये चेक करना चाहता है। और वो एबिलिटी क्या है? वो एबिलिटी ये है कि आप एक अच्छे टीचर बन सकते हो कि नहीं। सिर्फ कॉन्सेप्ट ही नहीं, एक टीचर, मतलब कहने का क्या मतलब है कि टीचर में ही एक एबिलिटी ऐसी होती है कि वो एक स्टेटमेंट बोले और उसको समझाने के लिए, भाई स्टेटमेंट बोलेंगे, उसे समझाना है किसी दूसरे को, तो फिर उसे समझाने के लिए कुछ एग्जांपल्स देंगे, कुछ स्टेटमेंट और दूसरा बोलेंगे, और वो ऐसा बोलेंगे कि उससे पढ़ते ही ये समझ में आया कि पहले वाले में क्या चीज़ लिखी हुई थी, क्यों वो सही है। मतलब सेकंड स्टेटमेंट जो है वो पहले को पूरा एक्सप्लेन कर दे। अब ये ही बच्चे जो है समझ नहीं पाते हैं कि ये स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं, क्योंकि उसमें टीचिंग एबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि वो तो स्टूडेंट है। तो एग्जामिनर ये चाहता है कि आप में सब्जेक्ट इतना ज़्यादा डेवलप हो जाए, इतने कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि अगर आपसे कोई पूछे तो आप उसे एक्सप्लेन कर पाओ। चलिए एक एग्जाम्पल उठाते हैं और उसके ज़रिए आपको इस बात को हम समझाते हैं कैसे। लेकिन उससे पहले मैं आपको उस एग्जाम्पल से संबंधित जो थोड़ा सा थ्योरी है वो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। फिर मैं 4 एग्जाम्पल्स ऐसे, मतलब 4 क्वेश्चंस ऐसे उठाऊंगा जिसमें ये सारे अलग अलग होके एक्सप्लेनेशन के साथ आ जाएंगे। ध्यान से देखते रहिएगा वीडियो। एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जर्वर है सामने, वो इस ऑब्जेक्ट को देखना चाहता है, ऑब्जेक्ट से चलने वाली रे ऑब्जर्वर के पास सीधी सीधी पहुंचती है तो ये ऑब्जेक्ट दिखता है। लेकिन अगर ये किसी डिवाइस, डिवाइस मतलब मिरर या लेंस या प्रिज्म, इस तरह के डिवाइस के ज़रिए रे डेविएट होके पहुंचती है ऑब्जर्वर तक, तो फिर उसे ये ऑब्जेक्ट नहीं, उसका इम्प्रेशन यानी कि इमेज दिखता है, जो ऑब्जेक्ट का ही इम्प्रेशन होता है। ये इसका रीज़न सिंपल सा है, वो ये है कि हमेशा हमारे ब्रेन में एक प्रोग्रामिंग होती है कि उसे जिस तरफ से रेस दिख रही होती हैं, मतलब आके गिरती हैं उसकी आंख पे, उसी तरफ उस ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी होती है। जिधर से रेज आ रही हैं उसी तरफ ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी होती है। बेसिकली ये रेज जो घूम के पहुंच रही हैं ना, तो इस रे के जरिए ये ऑब्जेक्ट इसे यहाँ दिख रहा होगा, ये होता है। और चूंकि ये ऑब्जेक्ट है नहीं वास्तव में, लेकिन दिख यहाँ पे रहा है, इसीलिए इसे इम्प्रेशन बोलते हैं। ये देखें, ये इम्प्रेशन है या इमेज भी बोल सकते हैं। अच्छा, इसी बात को अगर हम यहाँ ऐसे समझे तो ये होगा कि जैसे ये ऑब्जेक्ट दिखाया जा रहा है और ये देखिए ये इमेज दिखाई जा रही है, ये हम लोग हैं यानी कि ऑब्जर्वर है। एक रे डायरेक्ट पहुंच रही है तो ये हमें ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर पे, और दूसरी रे यहाँ से जो डेविएट होकर रिफ्लेक्ट होकर पहुंच रही है ना, इससे हमें ये इमेज दिख रही है इसी की दिशा में। ये ऑब्जेक्ट का ही इम्प्रेशन है, बेसिकली दिख ऑब्जेक्ट ही रहा है, लेकिन वो इम्प्रेशन है, वास्तव में वो ऑब्जेक्ट नहीं है, आप जान रहे हो, इसी को इमेज बोलते हैं। एक बात तो ये।
अब दूसरी बात ये आती है कि इसका मतलब हो गया कि इमेज का जन्म या इमेज की डेफिनेशन तभी आती है जब रे डेविएट हुए। डायरेक्ट जाने वाले रे से ऑब्जेक्ट सिर्फ डिफाइंड होगा या सिर्फ ऑब्जेक्ट दिखेगा। बात आती है, अब देखें यहाँ पे, डेविएशन इज कॉज्ड बाय डिफरेंट ऑप्टिकल डिवाइसेस लाइक मिरर, लेंस एंड प्रिज्म रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस। अब बात स्पष्ट हो गई कि जब जब रे डेविएट होगी तब तब इमेज का इंप्रेशन हमें दिखेगा या इमेज दिखेगी। और ये डेविएशन के लिए जो डिवाइसेस होते हैं, जैसे मैंने अभी बोला था, मिरर हो सकता है, प्रिज्म हो सकता है और लेंस भी हो सकता है। ये सारे डिवाइसेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं इमेज को बनाने में। क्यों? क्योंकि ये डेविएट करने में इनकी क्षमताएं होती हैं, क्षमता इनकी होती है, डेविएट करवा देते हैं रेस को। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि अगर इमेज की पोजीशन हमें फाइंड करनी है, इमेज का पता लगाना है, तो यहाँ पे देखें इसी रे के दो पार्ट हुए। इनको दो तरीके से डिफाइन किया जाता है। एक वो वाली रे जिसे इंसिडेंट रे बोल रहे हैं, ये डायरेक्ट डिवाइस पे गिरती हैं। यहाँ पे जो डिवाइस था, कोई भी डिवाइस हो, उसे इंसिडेंट रे बोलते हैं क्योंकि वो इंसिडेंट होती हैं उस डिवाइस पे। और उसके बाद रे जब डेविएट होकर पहुंचती है तो उसे रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे बोला जाता है। इसलिए क्योंकि ये फिनोमिना पे डिपेंड करता है। अगर ये मिरर के ज़रिए हो रहा है तो ये रिफ्लेक्टेड है, और अगर लेंस या प्रिज्म के ज़रिए होता है तो उसमें रिफ्रैक्शन का फिनोमिना होता है, क्योंकि रेस पार हो जाती हैं, इसीलिए रिफ्रैक्टेड रे बोला जाता है। अब यहाँ से ये जो डेफिनेशन है, इसका मतलब सीधा सा है कि रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे ही इमेज को डिफाइन कर पाती हैं, इमेज का पता बता पाती हैं, क्योंकि उसी लाइन में इमेज कहीं मिलेगी। ये थ्योरी है। ठीक है। अब इसी पे क्वेश्चन एराइज होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक बात और बता दें कि इमेज का जो पता लगाना है उसमें एक लॉ भी होल्ड करेगा। भाई ये भी तो हमें जानना है ना कि ये रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्लेक्टेड रे किस तरफ जाएंगी। खास तौर से मान लें मैं रिफ्लेक्शन की बात उठाऊं, तो ये डायरेक्शन पता लगाना, तो ये डायरेक्शन पता लगाने के लिए फिर लॉ होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्यों? उसका रीज़न ये है कि जैसे मान लें हमें एक ऑब्जेक्ट से चलने वाली रे, है ना, को डिफाइन करना है फाइनली इमेज के डेफिनेशन के लिए। तो मान ली यहाँ से एक रे चल रही है, अब ये कितना घूमेगा ये कैसे पता? हो सकता है कोई इसे, अगर मान ले कोई लॉ या कोई रूल ना हो, तो कोई ऐसे घुमा दे इसे रे को, कोई इधर घुमा सकता है, कोई इधर घुमा सकता है। तो यार इनके डायरेक्शन में बहुत सारी इमेजेस डिफाइन हो जाएंगी ना। सब अपना अपना इमेज I1 I2 I3 ऐसे डिफाइन कर रहे होंगे। तो ये तो संभव नहीं ना है, एक ऑब्जेक्ट की एक डिवाइस से एक ही इमेज बनती है। इसका मतलब इसमें से कोई एक रे संभव होगी। मान ली ये संभव है तो ये और ये पॉसिबल नहीं होंगे, तो ये कैसे पता लगाया जाए? तो इसके लिए लॉ बना होता है, और वो लॉ आप खूब अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी था कि लॉ का यूज़ क्या होता है। उसके लिए आप थोड़ा सा मैं रिकॉल करा देता हूँ, वो लॉ किस पर्पस के लिए बना है, वो पर्पस आपको पता चल रहा है। लॉ सिर्फ इसलिए कि अगर मान लें, ये लॉ है, मैं अभी बोलता हूँ लेकिन पर्पस तो जान लें। अगर मान लें एक ऑब्जेक्ट डिफाइंड हो रहा है, उससे चलने वाली रे डिफाइंड होगी, इंसिडेंट रे और मिरर डिफाइंड हो गया, तो हमें इमेज तक पहुंचना है। तो इमेज तक कैसे पहुंचे, किस तरफ रे को चलाएं? बात वही उठती है कि रे को हम कैसे चलाएं। हम रे को इधर चला दें, इस तरफ चला दें या इस तरफ चला दें, ये नहीं होता है। एक पर्टिकुलर रास्ता होता है, उसी रास्ते को ये लॉ बताते हैं। तो वो मैं रास्ता दिखाता हूँ आपको, कैसे बताते हैं। इसका डिसिप्लिन है कि इस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करो, और नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद ये कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये देखिए, ये रे जो रिफ्लेक्टेड रे बना रहे हैं, ये इमेज तक पहुंचाएगी। लेकिन ये कैसे बनेगा? ये तब बनेगा जब ये और ये एंगल बराबर होंगे। आप ऐसे समझो कि अगर इस तक पहुंचना है, इमेज तक पहुंचना है, तो इस रे को ड्रॉ करना पड़ेगा। इसे रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, और ये इंसिडेंट रे, आप जान चुके हो। तो इसका ये रूल है कि जब आप नॉर्मल मिरर पे ड्रॉ करते हो, तो ये एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसे बोल रहे हैं, जो इंसिडेंट रे का नॉर्मल से एंगल होता है, उतना ही एंगल जब दूसरी तरफ आप ड्रॉ करोगे तो रिफ्लेक्टेड रे बनेगी। और इसके ज़रिए आप इमेज तक पहुंच सकते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर मान लें एक मिरर ये डिफाइंड हो गया, है ना, और ऑब्जेक्ट दिया होगा और ये इंसिडेंट रे भी गिवन होगी, ठीक है, तो आपको एक काम करना है। इमेज तक पहुंचने के लिए पहले आपको एक नॉर्मल ड्रॉ करना है, इस एंगल को नापना है, और इतने ही एंगल पे दूसरी तरफ जब आप रे को बनाएंगे, इस रिफ्लेक्टेड रे को, तो ये रे आपको इमेज तक पहुंचाएगी। अपने ही पाथ पे इमेज कहीं हो सकती, यहाँ या यहाँ, जहाँ भी हो, इमेज ऐसे डिफाइंड होगी, इस रे से ही डिफाइंड होगी।
इसलिए इस रे की आवश्यकता है ना, इसीलिए इस लॉ की आवश्यकता है, ये ध्यान दीजिएगा। और इसी लॉ में एक लॉ और होता है, मतलब इसी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में एक लॉ और है। ये देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होने का है, लेकिन साथ ही साथ एक लॉ और है, वो भी मैं बता दूं आपको क्विक, है ना, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। और वो ये है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। मतलब ये है कि ये देखें, इस समय ये तीनों ही लाइन, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये एक ही प्लेन में, इस बोर्ड के प्लेन में लाई कर रहा है ना। अगर मान लें हम ये कहें कि ऐसा संभव हो कि ये दो लाइन इस प्लेन में हो, लेकिन ये तीसरा लाइन है ना, ये जो रिफ्लेक्टेड रहेगा ये इधर हट जाए, आगे की तरफ आ जाए, ऐसे ये बोर्ड के प्लेन को छोड़ दे, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि फिर वही बात आएगी कि एंगल आप मेंटेन करो, लेकिन जैसे जैसे ये हाथ को हटाओगे वैसे वैसे कई एंगल पे इमेजेस डिफाइंड होती चली जाएंगी, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये भी संभव नहीं, इसलिए ये कहा जाता है कि ये भी ज़रूरी है कि तीनों ही लाइन एक प्लेन में हो। मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से बताता हूँ, ऐसे तरीके से, जैसे इसे घुमा दिया तो जानते हो ये प्लेन मेंटेन रहेगा, मतलब इस प्लेन में ये रेस मेंटेन रहेंगी, और स्पष्ट रूप से आप ऐसे देख सकते हो जैसे एक ही प्लेन में ये तीनों एग्जिस्ट कर रही है, मिरर है। अगर हम घुमाएंगे प्लेन को तो जानते हैं प्लेन को ये मेंटेन किए रहेंगी, मतलब प्लेन में ही रहेंगी, चाहे प्लेन किसी ओरिएंटेशन में चला जाए। देखिए तीनों हमेशा एक प्लेन में रहेंगे, देखते हैं घूमते हुए, देखिए आप देख रहे हो किसी भी तरफ ये घूम जाए, एक डिसिप्लिन ये मेंटेन कर रहे हैं कि ये तीनों ही लाइन, नॉर्मल, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे, ये एक प्लेन में रह रहे हैं, एकदम स्पष्ट पता चल रहा है। ये दूसरा लॉ है ना। अब इतना पढ़ने के बाद चलें अब क्वेश्चन को ऑपरेट करते हैं हम लोग। ठीक है, बड़ा आसान है, आसानी से आपको समझ में आएगा कि उन क्वेश्चंस के आंसर्स यही वाले क्यों होंगे। क्वेश्चन है, मैं दोनों स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। डेविएशन ऑफ अ रे कॉजेस फॉर्मेशन ऑफ द इमेज। क्यों भाई, सही है ना। अभी तो पढ़ा कि डेविएशन से ही इमेज का फॉर्मेशन होता है, ये तो करेक्ट है, बिना डेविएशन के तो होगा नहीं, बिना डेविएशन के तो फिर ऑब्जेक्ट दिखेगा सिर्फ। ठीक, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा पढ़ते हैं। डेविएशन इज कॉज्ड बाय डिफरेंट ऑप्टिकल डिवाइसेस लाइक मिरर, लेंस एंड प्रिज्म। ये भी सही है भाई, डेविएशन हुआ कैसे, इन डिवाइसेस के जरिए। अब ये दोनों स्टेटमेंट सही है। अब प्रॉब्लम आई कि क्या ये सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, आप खुद बताओ। कि यहाँ पे लिखा हुआ है डेविएशन ऑफ रे कॉजेज बाय फॉर्मेशन ऑफ द इमेज। अब डेविएशन से इमेज का फॉर्मेशन होता है, अब इसका ये रीजन थोड़ी है, ये तो रीजन है डेविएशन क्यों होता है। डेविएशन ऑप्टिकल डिवाइसेस से होता है, लेकिन डेविएशन से इमेज क्यों दिखती है, तो याद करो कि इमेज इसलिए दिखती थी क्योंकि हमारे ब्रेन में एक प्रोग्रामिंग होती थी, यही तो बताया था, है ना। तो ये तो एक्सप्लेनेशन है नहीं, ये तो करेक्ट है लेकिन ये एक्सप्लेनेशन नहीं है। आप खुद सोचो कि अगर आप इस बात को एक्सप्लेन करना चाहते हो तो इस स्टेटमेंट से काम नहीं चलेगा। तो स्टेटमेंट क्या होगा जरा देखते हैं, लेकिन फिलहाल ये एक्सप्लेनेशन नहीं है। जब मैं इसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा ना तो कॉन्सेप्ट ये भी क्लियर हो जाएगा कि ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फिलहाल ये समझ लीजिए कि इसका आंसर जो है वो बी है। ठीक, ये बी वाला। अच्छा, आंसर ए कब होता, जरा देखिए, अब पढ़िए। पहला स्टेटमेंट वही है, डेविएशन ऑफ रे कॉजेस फॉर्मेशन ऑफ द इमेज। अब जरा रीजन पढ़ते हैं, स्टेटमेंट वही, वो तो सही है। क्यों भाई, इमेज क्यों बनता है, जरा पढ़िए। आवर ब्रेन परसीव्स द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन इन विच द रेस फॉल्स ऑन आई आफ्टर डेविएशन। स्पष्ट है भाई, ऑब्जेक्ट के बजाय हमें इमेज क्यों दिख रही है, ये तब दिखती है जब रेस डेविएट होकर हमारी आंख तक पहुंचती है, लेकिन आंख तक पहुंचने के बाद ये दिमाग में जो प्रोग्रामिंग होती है ना, जिसमें ये लिखा हुआ है कि जिस डायरेक्शन से रेज आके गिरेंगी उसी डायरेक्शन में हमें वो ऑब्जेक्ट दिखेगा, ये है कॉज उसका, इसलिए ऐसा होता है। तो ये ना एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। अगर ये है तो ऑप्शन फिर ए होगा, ये आप जान लो। ठीक है, तो दो केसेस तो आपने देख लिया। चलिए फिर स्टेटमेंट बदलते हैं। डेविएशन ऑफ रे कॉजेस फॉर्मेशन ऑफ द इमेज, फिर वही स्टेटमेंट है पहला, लेकिन इस बार दूसरा। डेविएटेड रे कैन नॉट बी ट्रेस्ड बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन
रे डेविएटेड है, पता कैसे चलेगा कौन सी रे है डेविएशन के बाद? तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से किस लिए बना था? अभी आपने पढ़ा, उस डेविएटेड रे को मतलब रिफ्लेक्टेड रे का पता बताने के लिए जिससे वो इमेज तक पहुंचा पाए। तो ये तो गलत है ना स्टेटमेंट, ये तो डेविएटेड रे ही पता लगाने के लिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बना है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है और सेकंड रॉन्ग है, यानी कि ट्रू एंड फॉल्स। ऑप्शन सी होगा इस बार। अब फिर देखिए जरा, स्टेटमेंट में बदलता हूँ। डेविएटेड रे शोज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब की बार पहला स्टेटमेंट बदला गया है, तो डेविएटेड रे शोज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। डेविएटेड रे ऑब्जेक्ट का पता बताती है, इमेज का? इमेज का ना पता बताती है, इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट का पता बताती है। तो स्टेटमेंट गलत हो गया ये। तो सेकंड स्टेटमेंट जरा पढ़ लेते हैं। ऑब्जेक्ट कैन बी ट्रेस्ड बाय इंसिडेंट रे। यस ऑफ कोर्स, इंसिडेंट रे से ऑब्जेक्ट का पता चलता है, जबकि डेविएटेड रे से इमेज का। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये सही है। तो देखेंगे चौथा यानी कि डी ऑप्शन भी कवर हो गया। तो एक एग्जाम्पल के जरिए, मतलब एक जो आज कॉन्सेप्ट हमने आपको सिखाया रिफ्लेक्शन के केस में, उसके जरिए देखें 4 क्वेश्चंस उसमें डेवलप कर लिए गए। ऐसे आसानी से क्वेश्चंस डेवलप किया जा सकते हैं, लेकिन अब आप ये भी समझ चुके हो कि इन दोनों क्वेश्चंस को विशेष रूप से कैसे हैंडल किया जाए। देखते रहिएगा इस तरीके की सीरीज में, मतलब इस सीरीज में इस तरीके के क्वेश्चंस और आते रहेंगे फ्रीक्वेंटली। जितना आप देखेंगे उतना ही कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता चला जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि और बेहतर से बेहतर एग्जाम्पल्स क्रिएट करूं और आप पूरी तरीके से इस प्रॉब्लम से निकल जाए ऊपर, मतलब दिक्कत ना हो कभी ये सर्चन रीजनिंग के क्वेश्चंस में। ठीक है, ओके, गुड लक।